हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार और स्वागत है हमारे प्यारे सी यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद रावल सिंह में। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त और आनंद में होंगे। बच्चों, सॉल्यूशन पढ़ रहे थे हम क्लास 12th का फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर, जिसके अंदर हमने कंसंट्रेशन वाली टर्म्स जो है कंप्लीट कर ली थी। ये सॉल्यूशन का थर्ड वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए कंसंट्रेशन वाली टर्म्स पे, और आज की वीडियो में उससे फर्दर आगे वाली चीजों का हम लोग डिस्कशन करने वाले। ठीक, हमने कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर ये वाली सारी चीजें कंप्लीट करी थी, जिसके अंदर मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज को W/W, वॉल्यूम परसेंटेज को V/V, मास वॉल्यूम परसेंटेज को W/V, मोलरिटी, मोलिलिटी, मोल फ्रैक्शन, ppm, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कशन करी। चल, आज उससे आगे वाली बातों के बारे में विचार करेंगे। ये देखो, टॉपिक है हमारा डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन प्रोसेस किसे कहते हैं बच्चों? बहुत ही बेसिक सी बात है। डिसोल्यूशन प्रोसेस का मतलब होता है डिसॉल्व होना, घुलना, डिसॉल्व होना, टू बी डिसॉल्व। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं डिसॉल्व होना। डिसोल्यूशन प्रोसेस का मतलब होता है डिसॉल्व होना। ठीक, अब बात करते हैं डिसोल्यूशन प्रोसेस होता कैसे है लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, राइट? तो लिक्विड सॉल्यूशन में डिसोल्यूशन प्रोसेस होता क्या है? लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड होता है, सॉल्यूट, लिक्विड, सॉलिड या गैस, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो देखो, एक बहुत ही बढ़िया सी चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। सेम सेम को घोलता है, सेम सेम को घोलता है। अगर कोई चीज एक जैसी है नेचर के अंदर तो वो घुलेगी। और मतलब कि यहां पर बेसिकली बात जो करने वाले हैं वो हम लोग करने वाले हैं पोलर सब्सटेंस डिसॉल्व, सब्सटेंस डिसॉल्व polar and non-polar, non-polar dissolves, non-polar dissolves, dissolves non-polar, non-polar। ठीक है बच्चों, अब देखो पोलर और नॉन पोलर क्या होते हैं, क्यों पोलर पोलर को ही डिसॉल्व करता है, क्यों नॉन पोलर पोलर को डिसॉल्व नहीं करता, क्यों पोलर नॉन पोलर को डिसॉल्व नहीं करता, क्यों नॉन पोलर नॉन पोलर को ही डिसॉल्व करता है। ये सारी चीजें आप लोगों के कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। देखो, मैं आप लोगों को सिंपल सी बात बताऊं तो देखो, आप लोगों को इस फोटो के अंदर यहां पर एक क्रिस्टल दिख रहा होगा। ये वाला जो क्रिस्टल है, ये वाला जो क्रिस्टल है बच्चों, ये वाला जो क्रिस्टल है, ये NaCl का क्रिस्टल है। NaCl के अंदर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक, अब NaCl तो आयनिक सब्सटेंस होता है, आयनिक कंपाउंड होता है, जिसके अंदर एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। Na पॉजिटिव होता है बच्चों और Cl नेगेटिव होता है। अब इस सॉल्ट को जब वाटर के अंदर आप लोग डिसॉल्व करोगे, वाटर के अंदर जब आप घोलोगे, तो होगा क्या बच्चों कि ये माइनस और प्लस है ना, इनको एक एक को ये वाटर के मॉलिक्यूल किडनैप करके ले जाएंगे। इन एक एक माइनस और प्लस के आयंस को ये वाटर के मॉलिक्यूल्स किडनैप करके ले जाएंगे। ये देखो, किडनैपर्स आए यहां पर ये किडनैपर्स आए, एक किडनैपर ये आया, H2O, 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 ये बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल्स देखो क्या कर रहे हैं, इनको लेके जा रहे हैं। अब देखो, मैं आप लोगों को सिंपल सी बात बताऊं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग H2O के अंदर होती है, जिसमें ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। सर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब बच्चों होता है इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की क्षमता, जिसकी ज्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी। ठीक, तो यहां पर अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को, कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन की ओर जब अट्रैक्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन की ओर जब अट्रैक्ट हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। इसलिए इस ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाता है पार्शियली।
क्योंकि थोड़े से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर मूव हुए हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन? शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन? कोवेलेंट बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन। ये कब होते हैं? जब दो एलिमेंट्स की, दो एटम्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अलग होती है, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स उसकी ओर मूव होते हैं। राइट? तो यहां पर ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और इस हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेंगे? पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव को, और पार्शियल नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा NaCl के पॉजिटिव को, मतलब Na को। तो जो Na को उठा के ले जाएगा वो ले जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये Na के साथ में बॉन्ड बनाएगा, मतलब कि कौन सा बॉन्ड बनाएगा? मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, तो ये इस पर पार्शियल नेगेटिव है, ये पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा और ये इसको ले जाएगा। देखो अगर आप ध्यान से इस फोटो को देखोगे तो ये पॉजिटिव के पास में देखो रेड वाले एटम है ऑक्सीजन के, तो इस पॉजिटिव Na पॉजिटिव को किसने घेर दिया है बच्चों? Na पॉजिटिव को ऑक्सीजन के रेड एटम, जितने भी रेड वाले हैं ऑक्सीजन है, इन्होंने घेर दिया। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पर मेरे प्यारे बच्चों पार्शियल नेगेटिव होता है और Na पर पॉजिटिव चार्ज होता है। Na तो एक आयनिक कंपाउंड है, इसीलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इन सब पर पार्शियल नेगेटिव होता है। और इन्होंने इस Na को घेर दिया है, ये रजिया गुंडों के अंदर फंस गई। बोलो, वैसे ही H2O के बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर हाइड्रोजन वाला जो पार्ट है वो माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर देगा। देखो ये लाइट ग्रीन जो है ये हाइड्रोजन के पार्ट है, और ये बड़ा वाला जो माइनस है ये कौन है? ये क्लोराइड है, Cl माइनस है, दिस इज Cl माइनस। इसको जो है ये हाइड्रोजन के एटम ने अपनी ओर घेर दिया है। क्यों बच्चों? क्योंकि हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव होता है, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव होता है, और Cl पर माइनस होता है NaCl के अंदर, जो कि एक आयनिक कंपाउंड होता है, इसीलिए इसको घेर दिया। इस तरीके से NaCl क्रिस्टल में से प्लस और माइनस पानी के साथ में जुड़ जाते हैं, और इसी को डिसोल्यूशन प्रोसेस कहते हैं, इसी को डिसॉल्व होना कहते हैं। राइट? इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? डिसॉल्व होना बोलते हैं। ये अपन ने एक एग्जाम्पल देखा, हमने बात करी बच्चों कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। सर पोलर जो है वो पोलर को डिसॉल्व करता है, और नॉन पोलर जो है नॉन पोलर को डिसॉल्व करता है। ठीक, आपने हमें ये कॉन्सेप्ट तो बता दिया। अब पोलर और नॉन पोलर क्या होते हैं बच्चों? पोलर उन सब्सटेंसेस को, उन मॉलिक्यूल्स को बोलेंगे जिन पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव बनता हो, और उसका एक नेट डाइपोल मोमेंट हो। जिसका नेट डाइपोल मोमेंट आए उसको पोलर सब्सटेंस बोलते हैं, और जिसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो उसको नॉन पोलर सब्सटेंस बोलते हैं। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ कराऊंगा तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। मैंने यहां पर लिखा बच्चों ऑक्सीजन H और H, ये मॉलिक्यूल किसका है? आप लोग सब बता दोगे मुझे किसका है बच्चों? ये है आपके सर H2O का, पानी का मॉलिक्यूल है। ठीक, अब मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा किसकी होती है? ऑक्सीजन की होती है। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाली चीजें आपने बचपन में 11th क्लास के अंदर पढ़ी होगी सर, पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? या 11th के पुराने पाप कर रखे हैं? अगर 11th के पुराने पाप कर रखे हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा मैं आप लोगों से अभी करूं। अभी के लिए मान लो कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अभी के लिए समझ लो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच, अट्रैक्ट करने की क्षमता। ठीक है, अट्रैक्ट टू शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग या कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स।
अब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ये आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर इतनी चीजें तो पढ़ी होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बीच में जो ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है ये किस ओर खिंच जाते हैं बच्चों, ये ऑक्सीजन की ओर खिंच जाते हैं। और इस प्रकार जो है ये वाले जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन हैं ये वाले भी शेयरिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर खिंच जाते हैं। और ऑक्सीजन पर क्या आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव आ जाता है, इन पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है हाइड्रोजन। तो जो नेट डाइपोल मूवमेंट होता है H2O का, जो नेट डाइपोल मूवमेंट जो बनता है वो किस ओर बनता है बच्चों, वो बनता है ऊपर की ओर। किस ओर, ऊपर की ओर। ठीक है, ये म्यू जो नेट है ये ऊपर की ओर बनता है, म्यू नेट ऊपर की ओर बनता है। ठीक, बोलो बच्चों। अब मैं अगर बात करूं कि भैया ये तो आपने सर बता दिया, ठीक है, इसका नेट डाइपोल मोमेंट, हाँ, जो मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर नेट डाइपोल मोमेंट होता है, जिसके अंदर नेट डाइपोल मोमेंट होता है, दोज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स। उनको हम पोलर बोलेंगे, पोल्स बन गए। ठीक, नॉन पोलर जिसके अंदर नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो, जिसके अंदर नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पोलर बोलते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया बच्चों H2 का। अब आप लोग मुझे बताओ H2 के अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मेरे प्यारे बच्चों सेम है। अब दोनों यहां पर जो दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, तो क्या ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉनों को कोई खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा, कोई शेयरिंग इलेक्ट्रॉनों को नहीं खींच पाएगा। इसलिए यहां पर जो नेट डाइपोल मूवमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। और जिसमें नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है उन सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, नॉन पोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन पोलर बोलते हैं। तो पोलर और नॉन पोलर आपको बेसिक बात समझ में आ गई होगी इनके अंदर, कि जिसके अंदर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव बनता है और नेट डाइपोल मूवमेंट हो, उनको हम लोग पोलर बोलेंगे। और जिसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव नहीं बनते हो या फिर नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो हो। सर एक एग्जाम्पल आप हमें ये बताओ कि CCl4 क्या है। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। अभी मैं आप लोगों को काफी सारे इनके एग्जाम्पल्स बताऊंगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें बच्चों, तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। और इसके जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन मैं यहां पर बीच में रख दूं मेरे प्यारे बच्चों, बोलो। चलिए, ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन अपन ने बीच में रख दिए। ठीक है, अब देखो, अब मुझे बताओ आप लोग कि ये जो Cl है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है सर कार्बन से। हाँ, अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सर कैसे याद रखें, कैसे याद रखें? अरे बोलो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखो आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का वो होता है फ्लोरीन, FONCl। इतना तो आप लोग याद रख सकते हो। दीज आर द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, दीज आर द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ठीक है, सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन, उसके बाद में ऑक्सीजन, उसके बाद में नाइट्रोजन और उसके बाद में क्लोरीन। ठीक, राइट। चलिए अब यहां पर बात करते हैं तो कार्बन की, यहाँ पर ये एलिमेंट्स जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नो डाउट क्लोरीन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी ज़्यादा होगी, सॉरी कार्बन से, तो कार्बन से ज़्यादा होगी क्लोरीन की। तो क्लोरीन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। ऐसे ही इस पर पार्शियल नेगेटिव, ऐसे ही इस पर बच्चों पार्शियल नेगेटिव, और ऐसे ही इस पर प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। नो डाउट, बोलो, इस पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा। अब सर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव तो बन रहे, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, पोलर होना चाहिए, लेकिन नहीं।
अगर आप लोग इसको ऐसे शो करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन इस ओर खींच रहे हैं, ठीक। अगर इन वेक्टर को आप टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में रख दोगे तो जो यहां पर डाइपोल मोमेंट बनेगा वो टोटली कैंसिल आउट होगा और जीरो बनेगा। कितना बनेगा? जीरो बनेगा, नेट जीरो बनेगा। अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सबके बीच में है और इनको आप टेट्राहेड्रल जो है ज्योमेट्री में रखते हो तो डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाए, राइट। तो CCl4 एक क्या होता है? नॉन पोलर होता है बच्चों। क्या होता है? नॉन पोलर होता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग याद रखो पोलर और नॉन पोलर के, तो आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो अब हमने जो बात करी वो क्या करी? डिसोल्यूशन प्रोसेस। डिसोल्यूशन प्रोसेस का मतलब होता है घुलना, डिसॉल्व होना। लाइक डिसॉल्व्स लाइक। पोलर सब्सटेंस पोलर को डिसॉल्व करते हैं और नॉन पोलर को डिसॉल्व करते हैं। इस टाइप से जो है H2O के मॉलिक्यूल्स Na+ और Cl- को, ये क्या है? वाटर प्लस NaCl। पानी के अंदर हमने नमक को घोला है, ठीक। तो इस टाइप से वाटर के अंदर NaCl के मॉलिक्यूल जो है डिसॉल्व होते हैं। NaCl के जो है Na+ और Cl- अलग अलग तरीके से वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में अटैच होते हैं, ठीक है। और बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो ये जो है डिसोल्यूशन पोलर को ही क्यों घोलता है और नॉन पोलर को ही क्यों घोलता है, उसका भी एक रीजन है मेरे प्यारे बच्चों। देखो आप लोगों को मैं बात करूं तो देखो, अगर ये मान लो सब्सटेंस है A और A मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस होते हैं उनको इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस बोलते हैं, जिसके अंदर वंडरवॉल फोर्स आता है, डाइपोल आयन फोर्स आता है, डाइपोल फोर्स आता है, राइट। तो A और A के बीच में कुछ ये वाले कौन से फोर्सेस है? इनको वीक फोर्सेस बोलते हैं बेसिकली। ये वाले फोर्सेस है इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, ठीक। A और A के बीच में, B और B के बीच में, BB के बीच में, किसके बीच में बच्चों? BB के बीच में ये वाले जो फोर्सेस है अट्रैक्शन फोर्सेस, ये भी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं। अब बात ये है कि अगर A और A के बीच वाले जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस है और B और B के बीच वाले जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस है वो एक ही टाइप के होते हैं, तो फिर चीजें आपस में आराम से डिसॉल्व हो जाएगी। अगर आप A2 को B2 में मिलाओगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। कब? जब ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस आर सेम। कब होगा बच्चों? जब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस आर सेम। अट्रैक्शन फोर्सेस आर सेम। आज अपन थ्योरेटिकल पोर्शन हेनरी लॉ तक कंप्लीट करेंगे, ऑलमोस्ट वहां तक देखते हैं। और उसके बाद में आप लोगों को नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको PYQs सॉल्व कराऊंगा और साथ में स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी हम लोग JEE और नीट के करेंगे, है ना। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट आपके बहुत क्लियर रखने हैं, कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांगली बिल्ड करने हैं, तो आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करोगे, ऐसा मेरे को उम्मीद है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस अगर सेम हो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में तो फिर उनको आराम से आप डिसॉल्व कर सकते हो। सर ये इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस कौन कौन से होते हैं मैं आप लोगों को बताऊं तो इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस के अंदर आप लिख सकते हो वॉन्डरवॉल फोर्सेस, वॉन्डरवॉल
VDW, वॉन्डरवाल फोर्स, ठीक है, वॉन्डरवाल फोर्स, ठीक है। और बहुत सारे होते हैं, डाइपोल आयन फोर्स। देखो ये डाइपोल आयन फोर्स, सर हमें एग्जाम्पल बता दो सर आप प्लीज। बिल्कुल प्लीज कहने की क्या जरूरत है यार। ये देखो यहां पर H2O के अंदर क्या बना है बच्चों, डाइपोल बना है, ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव बना है, ठीक। जबकि NaCl के अंदर क्या होता है बच्चों, NaCl के अंदर क्या होता है, Na+ और Cl, ये आपस में घुल रहे हैं, ये आपस में, देखो इसको हटा देता हूं, लाइक हटा देते हैं, ये आपस में घुल रहे हैं बच्चों, आपस में अटैच हो रहे हैं, आपस में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस द्वारा अटैच हो रहे हैं। तो ये वाला जो फोर्स है इसको बोलते हैं आयन, ये तो पूरा आयन है, और ये डाइपोल है, तो आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेस बोलते हैं इसको। वॉन्डरवाल अट्रैक्शन फोर्स सबसे वीक फोर्स होता है, वॉन्डरवाल अट्रैक्शन फोर्स सबसे वीक फोर्स होता है। दिस इज वेरी वीक, वेरी वीक। अगर मैं बात करूं तो डाइपोल डाइपोल हो सकता है, दोनों ही डाइपोल हो, आयन नहीं हो, दोनों ही डाइपोल हो। डाइपोल डाइपोल हो सकता है, जो अपने काम आने वाली, आयन आयन भी होता है, लेकिन अपना जो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट रहेगा बच्चों, वो हमेशा हमेशा ध्यान रखना, वो क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा, कोवेलेंट कंपाउंड होगा, आयनिक कंपाउंड कभी नहीं होगा। अगर मैं बात करूं ना कि मैं बोलूं आयनिक कंपाउंड भी पोलर होते हैं, हाँ वो तो पोल्स होते ही हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, वहां पोलर तो होते हैं, लेकिन वो कोवेलेंट कंपाउंड नहीं होते हैं, वो आयनिक कंपाउंड होते हैं। और अपने लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर जब भी हम लोग पोलर सॉल्वेंट की बात करेंगे तो पोलर सॉल्वेंट ऑलवेज अ कोवेलेंट कंपाउंड, राइट। चलिए, तो डाइपोल डाइपोल फोर्स भी आपके इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, बोलो बच्चों, है ना। वैसे ही आप लोग लिख सकते हो कौन सा, आयन डाइपोल, आयन डाइपोल, आयन और डाइपोल के बीच में यही वाला फोर्स, तो फिर उसको भी अपन क्या बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर। वैसे आयन आयन फोर्स भी होगा, राइट। चलिए, तो इस टाइप से बहुत सारे जो है क्या बनते हैं बच्चों, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं। अगर मैं बात करूं ए और ए के बीच में, मान लेते हैं डाइपोल बना हुआ है, क्या है, डाइपोल बना हुआ है, और बी के बीच में भी क्या बना हुआ है, डाइपोल बना हुआ है। तो ए और बी को अगर आप डिसॉल्व करोगे तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे, सेम सेम को बोलता है, राइट। अब मान लें कि ए और ए के बीच में यहां पर डाइपोल बना है और इनके बीच में भी क्या है, डाइपोल बना। अब मान लेते हैं ये वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है ये वॉन्डरवाल अट्रैक्शन फोर्सेस है, वॉन्डरवाल अट्रैक्शन फोर्सेस ये, और इसके अंदर डाइपोल बना है। तो अब A2 को B2 के अंदर घोलोगे तो वो घुलेगा नहीं, डिसॉल्व नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस आर डिफरेंट। व्हेन इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस आर सेम, देन जो सब्सटेंस है वो इजीली एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, राइट और नॉट, राइट। तो ये चीज आपको समझनी है, इसीलिए जो है डिसोल्यूशन प्रोसेस आगे फर्दर बढ़ता है, ठीक है बच्चों। अब मैं अगर आपसे बात करूं तो CCl4 नॉन पोलर होता है, क्यों, क्योंकि CCl4 के जो नेट डाइपोल मूवमेंट आता है, नेट डाइपोल मूवमेंट क्या होता है बच्चों, जीरो होता है, नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है CCl4, ठीक। चलिए, अब ये कुछ एग्जांपल्स देखें मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं बात करूं पोलर की, तो पोलर देखो, पोलर कौन होते हैं, जिसके अंदर, अब मैं यहां पर अगर पोलर सॉल्वेंट की बात करूंगा तो हमेशा पोलर सॉल्वेंट कोवेलेंट कंपाउंड होना चाहिए। ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्या मैं NaCl को सॉल्वेंट बनाऊंगा, कभी नहीं बनाऊंगा, क्यों, क्योंकि ये सर कोवेलेंट नहीं है, ये तो आयनिक है, राइट। तो जनरली हम ये करते हैं, अपने सिलेबस में यही है। वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है, पोलर होता है। अमोनिया NH3, ये भी क्या होता है बच्चों,
ये भी पोलर होता है। बोलो भाई, तो यहां पर लोन पेयर का अपना खुद का फोर्स होता है, ऊपर की ओर लगता है। यहां पर ये हाइड्रोजन का भी है, इस हाइड्रोजन का भी है, इस जो नेट डाइपोल मूवमेंट होता है वो ऊपर की ओर आता है ना। तो अमोनिया पोलर है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ध्यान रखना ये सब इनकी किस पर डिपेंड करता है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है बच्चों, ये ध्यान रखना। आप ध्यान रखना सल्फर डाइऑक्साइड तो पोलर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है वो नॉन पोलर होता है, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S ये पोलर कंपाउंड होता है। एथेनॉल C2H5OH ये भी पोलर होता है। इसके बाद भी बहुत सारे पोलर कंपाउंड देखे जा सकते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं प्यारे बच्चों, क्या लिखूं बोलो, नोट आयोनिक कंपाउंड्स आर ऑल्सो polar but they are not used for solvent, उनको हम सॉल्वेंट के लिए यूज नहीं करते हैं, ठीक। अब नॉन पोलर की बात करें तो नॉन पोलर के अंदर डाई एटॉमिक एलिमेंट्स जितने भी है, जितने भी डाई एटॉमिक एलिमेंट्स है, कौन कौन से, H2, N2, O2, Cl2, Br2, व्हाटएवर, जो भी, वो सारे के सारे बच्चों क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, सारे के सारे नॉन पोलर होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या होता है, नॉन पोलर होता है। क्यों नॉन पोलर होता है सर, क्योंकि इसका नेट डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, 0 होता है, राइट। चलिए अब सल्फर डाइऑक्साइड का ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर डिपेंड करता है। सबकी इलेक्ट्रॉन, कार्बन और सल्फर की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो सेम होती नहीं। चलिए बेंजीन, बेंजीन सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट होता है। बेंजीन एक क्या होता है, नॉन पोलर कंपाउंड होता है, नॉन पोलर, और ये इसके अंदर पोलर जो कंपाउंड है, पोलर जो मॉलिक्यूल्स है वो बेंजीन के अंदर घुलते नहीं। अगर मैं एथेनॉल को बेंजीन के अंदर घोलना चाहूंगा तो नहीं घुलेगा। अगर मैं अमोनिया को बेंजीन के अंदर घोलना चाहूंगा तो नहीं घुलेगा। अगर मैं बेंजीन को मैथेन को बेंजीन के अंदर घोलना चाहूंगा तो घुल जाएगा। हाइड्रोजन H2 को बेंजीन के अंदर घोलेंगे तो घुल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बेंजीन का फॉर्मूला बोलो, C6H6 मैथेन CH4, ये भी क्या होता है बच्चों, ये तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स मेनली क्या होती है, अगर उसमें सारे एलिमेंट सेम हो तो, है ना, एक जो मेन सेंट्रल एटम है उससे जुड़े हुए सारे एलिमेंट सेम हो तो वो हमेशा क्या होता है बोलो, नॉन पोलर होता है, ठीक। एथाइलिन C2H2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एथाइलिन होती है, ठीक है। आप कॉमन नेम IUPAC में पढ़ते हो। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, अभी हमने इसके बारे में चर्चा करी थी। ये भी क्या होता है, नॉन पोलर होता है। हाइड्रोकार्बन लिक्विड्स, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन लिक्विड्स जैसे कि गैसोलाइन, टोलुइन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये आपके नॉन पोलर होते हैं। मोस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ज्यादातर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप नॉन पोलर की बात करना चाहो तो नेफ्थलीन वगैरह, कपूर वगैरह, नेफ्थलीन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, ठीक। तो होपफुली पोलर और नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट आप लोगों का बहुत ही बारीकी से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। क्रिस्टलाइजेशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, नॉन सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं। देखो बहुत ही बेसिक बात बताता हूं। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है जब आप लोग कोई सॉल्यूशन तैयार करते हो, जब आप लोग कोई सॉल्यूशन तैयार करते हो तो उस सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, सबसे जरूरी बात है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। मैं आप लोगों को यहां डायग्राम के थ्रू बता देता हूं। ये आपने एक सॉल्यूशन तैयार किया बच्चों, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या लिया, ये सॉल्वेंट लिया और इसके अंदर आपने सॉल्यूशन बना रहे हो तो नो डाउट वो घुलेगा तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। पड़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, अरे बोलो भाई, ठीक।
तो यहां पर आपने एक सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो गया है। आपने क्या किया बच्चों, हाई टेम्परेचर पर इसको, हाई टेम्परेचर पर आपने सॉल्यूशन बनाया, आपने सॉल्यूशन बनाया। अब रूम टेम्परेचर पर जब आपने चीनी को जो है पानी के अंदर मिक्स किया, तो वो चीनी जो है पानी में मिक्स होना एक टाइम के बाद रुक जाएगी, मिक्स होगी, लेकिन एक टाइम के बाद रुक जाएगी, चीनी पानी के अंदर जो है घुलना बंद हो जाएगी, और उसी को सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेशन आ जाती है, उसी को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। जब सैचुरेशन आ जाए, जब क्या आ जाए, सैचुरेशन आ जाए, तब आप उसको टेम्परेचर दो, उसको गर्म करो, ठीक है। अब टेम्परेचर दोगे तो फिर वो चीनी पानी के अंदर घुलना शुरू हो जाएगी, और हाई टेम्परेचर पर आपने एक सॉल्यूशन, अब मान लें आपने जो है 30 डिग्री पर सॉल्यूशन बना रहे थे, फिर आपने सॉल्यूशन को जो टेम्परेचर है वो 90 डिग्री दे दिया, 100 डिग्री दे दिया मान, तो 100 डिग्री पानी के अंदर आप लोग जो है चीनी को मिक्स, जैसे ही वेपराइजेशन होने लग गया तो आप लोग मान लेते हैं 90 डिग्री तक आपने जो है टेम्परेचर देकर आपने जो चीनी को पानी के अंदर मिक्स किया, तो फिर वो जो ज्यादा चीनी पानी के अंदर मिक्स हो जाएगी। पहले रूम टेम्परेचर पर कम चीनी पानी के अंदर मिक्स हो रही, अब ज्यादा चीनी आपने मिक्स कर दी, फिर आप क्या करो, इस सॉल्यूशन को धीरे धीरे वापस क्या कर दो, ठंडा कर दो। इस सॉल्यूशन को धीरे धीरे वापस आपने प्यारे बच्चों क्या कर दिया है, ठंडा कर दिया है। अपन सॉल्वेंट भी ले लें, ये ग्रीन वाला सॉल्वेंट है ना, ठीक है। अब इस जो है सॉल्यूशन को आपने धीरे धीरे ठंडा कर, अब ठंडा करने के बाद, अब ये जो ठंडा हो जाएगा ना, ये सॉल्यूशन जब ठंडा हो जाएगा आपके, ये कूल हो जाएगा जब ये सॉल्यूशन, तो इसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चों, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर आप लोग क्या करो, जैसे आपने नमक और चीनी और पानी का जो है सॉल्यूशन बनाया, अब आप क्या करो, एक चीनी का पार्टिकल यहां से, अपन ये क्या ले रहे हैं, चीनी को येलो कलर से ले रहे हैं ना, तो येलो ले लेते हैं यार दोस्त, टेंशन क्यों ले रहे हो। चीनी का अपन ने एक पार्टिकल जो है इस सॉल्यूशन के अंदर डाला, जैसे ही आप चीनी का एक पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर डालोगे, तो जो ज्यादा, अब तो आप कूल कर दिया, आप इसको कितने पर ले आए, वापस रूम टेम्परेचर पर ले आए बच्चों। पहले आपने जो है हाई टेम्परेचर पर इसको गर्म करके चीनी, ज्यादा चीनी को पानी के अंदर मिक्स करा, और फिर आप इसको वापस रूम टेम्परेचर पर ले आए, और जैसे ही आप लोग वापस इसको रूम टेम्परेचर पर लाए, तो फिर उस सॉल्यूशन को अपन क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। सुपर सैचुरेशन आ चुकी है। फिर इसके अंदर चीनी का एक पार्टिकल डालोगे, ये शुगर का आपने एक पार्टिकल डाला, तो फिर क्या होगा, जो ज्यादा चीनी घुली थी, वो सारी चीनी सेपरेट हो जाएगी, वो सारी चीनी जो है वो क्रिस्टल की फॉर्म में क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन से अलग हो जाएगी, क्रिस्टल की फॉर्म में सॉल्यूशन। क्योंकि 30 डिग्री पर तो मान लो 10 ग्राम चीनी घुलने वाली थी, और आपने टेम्परेचर बढ़ाकर जो है 50 ग्राम चीनी घोल दी, तो 40 ग्राम चीनी तो आपने एक्स्ट्रा घोली है। वो तो कब घुली है, जब टेम्परेचर ज्यादा थी। ये बात फिक्स है कि सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। जनरली कौन सी रिएक्शन के अंदर, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर। अब ये अपन नेक्स्ट फर्दर आगे देखेंगे, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर जो है सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के जो है टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी कम होती है, इनवर्स होती है, राइट। तो क्या होगा, आपने 40 ग्राम चीनी एक्स्ट्रा घोली, वो 40 ग्राम चीनी जो है वो सॉल्यूशन से, जब आपने टेम्परेचर को कम कर दिया, उस सॉल्यूशन को ठंडा कर दिया, आपने 90 डिग्री से वापस 30 डिग्री पर जब लेके आ गए, तो सॉल्यूशन ठंडा हो गया। अब वो जो 40 ग्राम चीनी जो आपने एक्स्ट्रा जो है इसके अंदर डिसॉल्व करी थी, वो क्या हो जाएगी बेटा, वो सेपरेट होने लग जाएगी, और किसकी फॉर्म में, क्रिस्टल की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, क्रिस्टल की फॉर्म में। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग कॉन्सेप्ट समझे, एक एक चीजों को बहुत बारीकी से पढ़े हैं। आप लोगों के पूरी सारी सीरीज में आप लोगों की यूट्यूब पर डालूंगा, एक एक चैप्टर बहुत ही कॉन्सेप्चुअली, साथ में न्यूमेरिकल, साथ में PYQs,
मतलब आपकी टोटल प्रिपरेशन जेई और नीट की आप लोगों को मैं करवाऊंगा आपकी यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद रावल सिंह के साथ में। राइट? आप लोगों का एक ही काम है, एक ही ध्येय है, एक ही एम है कि आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करते रहिए, अपने बहुत शानदार नोट्स बनाते रहिए, जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए अपने मॉड्यूल्स की, शीट्स की। राइट? अच्छी किताब लगाइए। आप फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप नरेंद्र अवस्थी किताब लगा सकते हैं बच्चों, ये बहुत अच्छी किताब है। ठीक है? नीट और जेईई दोनों के लिए अलग अलग आती है, ये बुक आप लगा सकते हो, है ना? और अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और आप अच्छी तरीके से नोट्स, अच्छी तरीके से थ्योरी जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, उसके बाद में एक अच्छी बुक और अपने डीपीपी मॉड्यूल्स लगाने के बाद आप इजीली बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन सीरीज भी लेकर आ रहा हूं, वो क्वेश्चन सीरीज आप लोगों को अवेलेबल करवा देंगे। उसके अंदर मोस्टली जनरली आपके नीट कैसे क्वेश्चंस पूछती है, जेईई कैसे क्वेश्चंस पूछती है, क्या क्वेश्चंस के वेरिएशंस हो सकते हैं, एक टॉपिक से कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी क्वेश्चंस मैं उसके अंदर डाल के जल्द से जल्द अवेलेबल आपको करवाऊं। राइट? चलिए अब बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन की। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? प्रोसेस व्हेन सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, प्रोसेस व्हेन सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स कोलाइड विद द सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल, और कोई बाहर से आपने जो सॉलिड पार्टिकल डाला था सॉल्यूट का, एक छोटा सा दाना जो आपने चीनी का ऊपर से डाला था, उसकी वजह से वो पूरा का पूरा जो एक्स्ट्रा चीनी थी वो क्या हो गई? सेपरेट हो गई सॉल्यूशन में। इसी प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। और प्रोसेस व्हेन सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन कोलाइड विद सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स जो आपने बाहर से डाला एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ द सॉल्यूशन, और सेपरेट हो जाते हैं सॉल्यूशन से, कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। किसकी फॉर्म में सेपरेट होते हैं? क्रिस्टल की फॉर्म में, क्रिस्टल की फॉर्म में सेपरेट होते हैं, है ना बच्चों? अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जब आपने एक फिक्स टेम्परेचर पर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर आपने चीनी को पानी के अंदर मिक्स किया और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में वो मिक्स होना बंद हो जाएगा। अपन पर्टिकुलर टाइम नहीं बोलेंगे, पर्टिकुलर आपने जो सॉल्यूट मिक्स किया है एक फिक्स सॉल्वेंट के अंदर, तो वो जो है एक निश्चित मात्रा में ही, एक निश्चित क्वांटिटी में ही मिक्स होगा उस फिक्स स्पेसिफिक सॉल्वेंट के अंदर। फिर जो है सॉल्यूट घुलना बंद हो जाएगा, और जब सॉल्यूट घुलना बंद हो जाए तब जो सॉल्यूशन बनेगा उसको बोलते हैं बच्चों सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, और ज्यादा सॉल्यूट आप डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसी टेम्परेचर और प्रेशर और टेम्परेचर आपको चेंज नहीं करना है, कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर मेरे प्यारे बच्चों, इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट विच इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट इज द सॉल्युबिलिटी। उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जितना सॉल्यूट घुला है उसको सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। उस सॉल्यूशन की आगे पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। ठीक है? नॉन सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर और ज्यादा सॉल्यूट घोल सकते हो आप, ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर और ज्यादा सॉल्यूट घोल सकते हो, उन सॉल्यूशंस को नॉन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। नॉन सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड नॉन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उन सॉल्यूशन को नॉन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। आप लोग ये प्यारे से नोट साथ में बनाइए, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। राइट? बढ़िया कॉन्सेप्ट्स के साथ में। देखें ये चीज आपने पढ़ ली बेटा, है ना? अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है सॉल्युबिलिटी। क्या है बच्चों? सॉल्युबिलिटी। ठीक है? सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि आपने एक कंटेनर लिया,
उसके अंदर आपने क्या किया, उसके अंदर आपने एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट को घोला, अरे तमें मराठी आवे छे कि नहीं आवे छे? आपने क्या किया, इसके अंदर एक सॉल्यूट को घोला और फिर आपने क्या किया, फिर आपने मेजर किया कि सैचुरेशन स्टेट कब आ रही है, और ज्यादा सॉल्यूट को घोला, और ज्यादा सॉल्यूट को घोला, सॉल्यूट आप ऊपर से घोल रहे हो, ठीक है, और अब एक स्टेट ऐसी आ जाएगी जब सॉल्यूट घुलना बंद हो जाएगा। जब सॉल्यूट घुलना बंद हो जाएगा, जितना सॉल्यूट आपने घोला है इस सॉल्यूशन के अंदर, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम amount of solute which is dissolved in solution, उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अरे भाई बोलो, है ना। solubility of substance is maximum amount that can be dissolved in specified amount of solvent। अच्छा, solvent fix होना चाहिए, solvent को आप कम ज्यादा नहीं कर सकते हो, at constant temperature and pressure। तो solubility क्या होती है कि solute की वह अमाउंट, solute की वह मात्रा जिससे saturation state बन गई हो, है ना, अब और ज्यादा नहीं खोल सकते, मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है, उस सॉल्यूट की मात्रा को अपन क्या बोलते हैं, उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट, ठीक। तो उसको सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। अब सॉल्युबिलिटी हम अलग अलग पढ़ेंगे, सॉलिड लिक्विड की सॉल्युबिलिटी भी पढ़ेंगे, फिर जो है गैस लिक्विड की सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे, फिर लिक्विड लिक्विड की सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे। सॉलिड लिक्विड की सॉल्युबिलिटी के अंदर हम नॉर्मल प्रिंसिपल अभी पढ़ेंगे, फिर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन जो बनते हैं उनके अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी लगती है, उन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को लास्ट के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपन लास्ट में पढ़ेंगे। उससे पहले जो गैस लिक्विड सॉल्यूशन है, गैस लिक्विड सॉल्यूशन में हेनरीज लॉ लगता है, हेनरी का कॉन्सेप्ट लगता है। फिर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर हम रॉल्ट्स लॉ पढ़ेंगे, जिसके अंदर आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, राइट, एजियोट्रॉप्स वगैरह, वो सारी चीजें कवर करते हुए इस चैप्टर को बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को डिलीवर्ड करूंगा मैं, राइट। चलिए, अब सबसे पहले आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। सॉलिड के अंदर, सॉरी, लिक्विड के अंदर सॉलिड को घोलते हैं, लिक्विड के अंदर सॉलिड को घोलना, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, राइट। अब देखो, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड, सॉलिड का मैक्सिमम अमाउंट जो लिक्विड के अंदर घुला हो, उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड लिक्विड सॉल्युबिलिटी बोलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। बोलो बोलो बोलो। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट कैन डिसॉल्व इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ लिक्विड, ठीक है। एक फिक्स लिक्विड के अंदर आपने, एक फिक्स लिक्विड के अंदर आपने क्या किया है बच्चों, एक सॉल्यूट को घोला है, एक सॉल्यूट को घोला है, और ये सॉल्यूट पूरी तरीके से घुल चुका है, और ये इसकी जो क्वांटिटी है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो फिर हम क्या बोलेंगे, इस मैक्सिमम क्वांटिटी को ही क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। अच्छा, ये सॉलिड है, ये जो सॉल्यूट है वो कौन है, सॉल्यूट क्या होना चाहिए, सॉल्यूट सॉलिड होना चाहिए, और सॉल्वेंट कौन होना चाहिए बच्चों, सॉल्वेंट लिक्विड होना चाहिए। लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर, लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर घोली गई मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट की, सॉलिड सॉल्यूट की, उसको सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड बोलेंगे, है ना। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉलिड सॉल्वेंट दैट कैन डिसॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट, जो कि लिक्विड सॉल्वेंट में घुला हो, जिसकी मैक्सिमम क्वांटिटी होनी चाहिए एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर, स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसको हम सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे, राइट। तो ये सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, इसका जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है वो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का ही होता है बच्चों, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का ही होता है, ठीक है। उसमें सॉलिड अलग होता है ना बच्चों, राइट, बोलो। तो इसके अंदर सारी चीजें पॉसिबल है, सैचुरेशन,
सैचुरेटेड सॉल्यूशन, नॉन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, और इसका घुलना क्या कहलाता है? डिसोल्यूशन कहलाता है। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दी, राइट? चलिए, अब क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का? क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का? किसके अंदर? सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर। अगर आप जनरली सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, मतलब कि उसकी घुलनशीलता, उसका बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर, ज्यादा क्वांटिटी के अंदर सॉल्यूट घुलेगा सॉल्यूशन के अंदर, है ना? जनरली ये परसेप्शन है। लेकिन यहां पर ले चैटलियर प्रिंसिपल कुछ अलग कहता है। वो बोलता है आप लोगों को कि भाई आपकी जो ये जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है, ये जो घुलने का जो प्रोसेस है वो कैसा है? आप घुलने का प्रोसेस यदि एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक मतलब कि घुलने के प्रोसेस को एनर्जी रिक्वायर्ड है। मेरी बात को ध्यान से समझना। आपने ये कंटेनर लिया, इसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिया, इसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर आपने क्या घोला? सॉल्यूट घोला। अब जैसे ही सॉल्यूट घोला, डिसोल्यूशन स्टार्ट हो गया। डिसोल्यूशन प्रोसेस मतलब घुलना स्टार्ट हो गया। अब देखो, जैसे डिसोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो ये डिसोल्यूशन क्या नीड कर रहा है, ये क्या रिक्वायरमेंट कर रहा है? ये कह रहा है कि मेरे को टेम्परेचर और ज्यादा दो ताकि मैं इस ज्यादा सॉल्यूट को घोल सकूं। तो ऐसे डिसोल्यूशन प्रोसेस को बोलेंगे एंडोथर्मिक। अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक का मतलब क्या होगा बच्चों? एंडोथर्मिक का मतलब होगा कि इस सॉल्यूशन का डेल्टा एच एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। क्या होगी? पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव, ये सारी चीजें थर्मो में आप लोग पढ़ी है कि चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव कब होती है? जब फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से ज्यादा हो। ठीक। अब ये सॉल्यूशन क्या चाह रहा है? ये सॉल्यूशन जैसे ही आपने सॉल्यूट को मिलाया, सॉल्यूशन गर्म हो गया, सॉल्यूशन गर्म हो गया, राइट? तो मतलब कि इसको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, ये टेम्परेचर रिक्वायर्ड कर रहा है, ये चाह रहा है कि सॉल्यूशन को आप टेम्परेचर दो जिससे ये सॉल्यूट को ज्यादा घोल सके। अब जब आप इसको टेम्परेचर देते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये सॉल्यूट को ज्यादा घोल पाता है। मतलब कि टेम्परेचर देने पर एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर टेम्परेचर देने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो ले चैटलियर प्रिंसिपल क्या है कि ये बोलता है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होता है? डेल्टा सॉल्यूशन H वो पॉजिटिव होता है, और इसके लिए जो है सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी किसकी? सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए ही है ये, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो रिएक्शन पहले से ही एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर रही है, पहले से ही एनर्जी को निकाल रही है, ठीक है? आपने क्या किया? एक कंटेनर लिया, उसके अंदर लिक्विड, और लिक्विड के अंदर आपने सॉल्यूट ऐड किया। ये जो रिएक्शन हो रही है, ये पहले से ही क्या हो रही है? ये तो पहले से ही इसको निकाल रही है, एनर्जी को पहले से ही बाहर निकाल रही है, मान लेते हैं। इसको रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बोल रही है कि मैं एनर्जी बाहर निकालूंगी तब मैं इस सॉल्यूट को घोल सकूंगी। और इसको ऊपर से आप टेम्परेचर दो, तब तो इसका दिमाग खराब हो जाएगा। तो ये इसके अंदर जो सॉल्यूट की घुलनशीलता है, सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी है, घुलने की क्षमता है, वो कम हो जाएगी, राइट? तो मैं लिखूंगा टेम्परेचर किसके लिए? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। ये जो डिसोल्यूशन प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक है। डिसोल्यूशन प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक हो तो फिर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी बच्चों घटेगी। मेरी बात समझे या नहीं समझे? बोलो। तो मैं यहां क्या लिखूं बच्चों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जिसने टेम्परेचर जो है एनर्जी बाहर निकाली हो, एक्सट्रैक्ट करी हो। जो एनर्जी गेन करता वो एंडोथर्मिक, जो एक्सट्रैक्ट करता वो एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है? डेल्टा सॉल्यूशन वो क्या होता है? नेगेटिव होता है, 0 से कम होता है, ठीक है?
और इसके लिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। इसके लिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो होपफुली ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है ना। तो एक्सोथर्मिक के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डेल्टा सॉल्यूशन एंथैल्पी में चेंज वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि इसने एनर्जी को बाहर निकाल दिया। मान लो पहले 50 डिग्री सेल्सियस था, एनर्जी बाहर निकालने के बाद जो टेम्परेचर कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब फाइनल टेम्परेचर डेल्टा एच कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं इसकी एनर्जी जो है पहले 50 किलो जूल थी, अब कितनी हो गई पर मोल, और अब हो गई 30 किलो जूल पर मोल। तो एनर्जी क्या होगी बच्चों? एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम हो गई है तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी कम होगी है तो फिर फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, 30 माइनस 50 करोगे तो क्या आ जाएगा, -20 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। इसका मतलब जो एंथैल्पी में चेंज है वो क्या है बच्चों, नेगेटिव है। और जब एंथैल्पी में चेंज नेगेटिव होता है तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच इज लेस देन 0, डेल्टा एच इज नेगेटिव, और उनके लिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी बच्चों, सॉल्युबिलिटी कम होगी, सॉल्युबिलिटी घटेगी। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? बोलिए। चलिए बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार आप डिसोल्यूशन प्रोसेस को सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे बात करें कि भैया इस पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, किस पर, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में। सॉलिड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन में प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो इसमें जनरली ये देखा गया है कि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में। क्यों? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों ही, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, नॉन कंप्रेसिबल है। ठीक है, लिक्विड एंड सॉलिड बोथ आर नॉन कंप्रेसिबल। सॉलिड तो बिल्कुल ही कंप्रेस नहीं होता है, लिक्विड अगर थोड़ा बहुत कंप्रेस होता है तो उसका प्रेशर का इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। इसको अपन जैसे गैस को दबाकर फिल कर सकते हैं वैसे इसके सॉल्यूशन को नहीं कर सकते हैं, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो होपफुली ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार जो है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है और किस प्रकार जो है प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है। राइट, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। राइट, हमने कहां तक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर तक देख लिया था, बोलो, है ना। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, वो करेंगे हम लोग हेनरीज लॉ, हेनरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। फिर नेक्स्ट जो है हम पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, गैस की सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे लिक्विड के अंदर। गैस को, जैसे सॉलिड को लिक्विड के अंदर घोला है वैसे ही गैस को लिक्विड के अंदर घोलेंगे और उसके लिए हेनरी लॉ लगता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये हम लोग गैस की और फिर लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसके अंदर रॉल्ड्स लॉ लगता है। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, उन सभी चीजों को अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और साथ में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और इस प्रकार आप लोग अच्छे से अपनी स्टडीज जारी रखें। आप बहुत बेहतरीन करोगे ऐसी मेरे को उम्मीद है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।